हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 9 मार्च। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 9 मार्च 2021 के करंट अफेयर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को प्लीज लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं, पहली बार देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और डेली वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज पूरे डिटेल के साथ दोस्तों आपको प्रोवाइड की जाती है एमजेटी ऐप पर। गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के आप लोग एमजेटी ऐप डाउनलोड कीजिए, पूरी डिटेल के साथ, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आप लोग क्विज सॉल्व कीजिए। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का पहला क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, इंटरनेट पर अवेलेबल होने वाला पहला न्यूज़पेपर कौन? तो द हिंदू है करेक्ट आंसर। स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। चलिए बात करते हैं आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बजरंग पूनिया ने मोटेयो पॉलकोनिक वर्ल्ड रैंकिंग में कौन सा मेडल जीता? तो अभी हाल ही में बजरंग पूनिया ने दोस्तों गोल्ड मेडल जीता है मोटेयो पॉलकोनिक वर्ल्ड रैंकिंग में। ये आ गए हैं टॉप पर। ओके, इन्होंने अभी हाल ही में 65 किलोग्राम की फ्री स्टाइल कैटेगरी में, क्योंकि दोस्तों ये रेसलर हैं और 65 किलोग्राम की कैटेगरी में खेलते हैं, तो उस फ्री स्टाइल कैटेगरी में ये आ गए हैं टॉप पर। ठीक है, मोटेयो पॉलकोनिक रैंकिंग में। अब देखिए दोस्तों, इन्होंने फाइनल में मंगोलिया के तुल्गा तुमुर ओचिर को हराया है। किसको हराया है? तुल्गा तुमुर ओचिर को हराया है फाइनल में। ये इवेंट हुआ था रोम में। रोम कहाँ पर है? इटली की राजधानी है रोम, तो वहां पर ये इवेंट हुआ था। ओके, अभी दोस्तों ये आ गए थे नंबर 2 पर, लेकिन एक बार फिर से गोल्ड जीत करके ये अपनी पहली रैंक फिर से प्राप्त कर ली हैं। ओके, अच्छा, भारत इस बार 7 पदक जीत चुका है, 7 मेडल जीत चुका है। 7 मेडल में एक फेमस है विनेश फोगाट, महिला में उन्होंने गोल्ड जीता है दोस्तों, हरियाणा की वो भी है, हरियाणा के बजरंग पूनिया भी हैं। ठीक है, और सरिता मोर ने सिल्वर मेडल जीता है। बाकी कुछ ब्रॉन्ज मेडल भी आए हैं, जैसे नीरज, कुलदीप मलिक, नवीन, इन्होंने जीते हैं कांस्य पदक यानी ब्रॉन्ज मेडल। बजरंग पूनिया के बारे में हम लोग डिटेल में आज जानेंगे। देखिए, बजरंग पूनिया है हरियाणा के झज्जर से हैं। ठीक है, और 2019 में इनको खेल रत्न मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न का अवार्ड मिला था। अर्जुन अवार्ड इनको मिल चुका है, 2016 में मिला था अर्जुन अवार्ड। कब मिला था? 2016 में। पद्मश्री मिला इनको 2019 में। 2019 में भारत का चौथा नागरिक सम्मान भी मिला इनको। एशियन गेम्स जो हुआ था जकार्ता में 2018 में, उसमें इन्होंने जीता गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम ये भी हुआ था 2018 में, ये हुआ था गोल्ड कोस्ट में। कहाँ पर हुआ था? गोल्ड कोस्ट में हुआ था कॉमनवेल्थ गेम, इसमें भी इन्होंने जीता गोल्ड मेडल बजरंग पूनिया ने। ओके, टोटल 4 गोल्ड ये जीत चुके हैं। कॉमनवेल्थ, देखिए, एशियन गेम्स में इन्होंने जीता है गोल्ड और एशियन चैंपियनशिप में इन्होंने जीता है गोल्ड। कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने जीता है गोल्ड और कॉमनवेल्थ चैंपियनशिप में भी इन्होंने जीता है गोल्ड। तो टोटल हो गए 4 गोल्ड बजरंग पूनिया के। ओके, बजरंग पूनिया कहाँ के हैं? हरियाणा के। अभी दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैंने आपको एक वीडियो दी हुई है कि कौन सा खिलाड़ी कहाँ का है, यानी किस राज्य से संबंधित है। वो वीडियो जरूर देखिएगा, क्वेश्चंस वहां से भी बनते हैं। चलिए देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, CSIRO किस महासागर में जीनोम का नक्शा बनाने के लिए सैटेलाइट लॉन्च करेगा? तो दोस्तों CSIRO अभी हाल ही में घोषणा किया है कि हिंद महासागर में, कहाँ पर? हिंद महासागर में जीनोम का नक्शा बनाने के लिए सैटेलाइट लॉन्च करेगा। अब देखिए दोस्तों, जैसे कि आपको इमेज में दिख रहा है, ये भारत के दक्षिण में कुछ इस प्रकार से हिंद महासागर में मैप करेगा। ठीक है, मैपिंग करेगा। किस लिए मैपिंग करेगा? जीनोम पर खोज करने के लिए। जीनोम क्या होता है? जीनोम दोस्तों समझ लीजिए एक प्रकार से अनुवांशिक कोशिका होती है, जिससे जो एक कोशिका के जो गुण होते हैं, क्वालिटी होते हैं, वो दूसरे कोशिका में कैसे ट्रांसफर होते हैं, तो इस पर रिसर्च किया जाएगा। तो इस समुद्र में जितने भी इस प्रकार के जीनोम्स पाए जाते हैं, उन पर रिसर्च करने के लिए 30 वैज्ञानिकों से ज़्यादा की टीम जो है वो CSIRO की, वो इस पर परीक्षण करेगी। ठीक है, इस पर एक्सपेरिमेंट करेगी। अब ये जो एक्सपेडिशन है, एक्सपेडिशन मतलब समझ रहे हैं, जहाँ पर ये लाइन खींची हुई दिख रही है आपको इमेज में, यानी इसका जो दायरा कह लीजिए हिंदी में। ठीक है, ये जो दायरा होगा, यानी जितने दूर के ये सैटेलाइट की रेंज होगी, वो होगी विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश से लेकर के शुरू होगा, यहाँ से 30 डिग्री साउथ तक जाएगा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के बीच में पानी को छुएगा, टच करेगा, फिर गोवा में वापस आएगा। तो ये टोटल अगर दूरी बात की जाए तो ये 9000 समुद्री मील तक की ये दूरी होगी, एरिया होगा जिसे कवर अप करेगा।
ओके, वहाँ से सैंपल्स इकट्ठा करेगा, उस पर रिसर्च होगा और जो भी एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट आएगा उसका यूज आगे चल करके मेडिकल में किया जा सकता है। CSIR के बारे में अगर बात करें, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इसकी स्थापना दोस्तों हुई 1942 में, नई दिल्ली में हेडक्वार्टर है और शेखर सी मंडे जी हैं इसके वर्तमान में महानिदेशक। अच्छा, अभी कल की वीडियो मैंने आपको CSIR से रिलेटेड एक और क्वेश्चन बताया था। डॉक्टर हर्षवर्धन जी जो कि हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन लॉन्च किया है। क्या लॉन्च किया है? CSIR फ्लोरिकल्चर मिशन। इसको भी आपको याद रखना चाहिए। अगला देखते हैं, जन औषधि दिवस कब मनाया जाता है? प्रत्येक वर्ष जन औषधि दिवस दोस्तों मनाया जाता है 7 मार्च को। कब? 7 मार्च को। तो इस बार भी 7 मार्च को मनाया गया, देश भर में मनाया गया जन औषधि दिवस। क्यों मनाया जाता है? हमारे देश के लोगों को जेनेरिक मेडिसिन जो होती है, जन औषधि जिसे कहते हैं, उसके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए, विश्वास बढ़ाने के लिए। ठीक है, देखिए जेनेरिक मेडिसिन होती क्या है दोस्तों? एक प्रकार का समझ लीजिए फार्मूला होता है। फार्मूला होता है, ठीक है, जो कोई भी दवा होती है उसकी जो फार्मूला होता है, उसका जो सूत्र होता है, उसी ही कहते हैं एक प्रकार से जेनेरिक मेडिसिन। अगर आपको फार्मूला पता हो गया तो आप उस फार्मूले पर कोई सी भी दवा ले सकते हैं। ठीक है, एक प्रकार से समझिए कि आपको जैसे बुखार है और आप सोचते हो, आप जानते हो कि बुखार का ये फार्मूला होता है, अगर इस फार्मूले की दवा कोई भी मिल गई तो वो बुखार के लिए असरदायक होगी। तो आप उस बुखार के लिए क्यों इतनी महंगी महंगी प्राइवेट दवाइयाँ लोगे? आपको उसी फार्मूले की जब जेनेरिक मेडिसिन मिल जा रही है, जब सस्ते दामों में मेडिसिन मिल जा रही है, तो आप उसी फार्मूले की इतनी ज़्यादा महंगी दवा क्यों लोगे? इंडिया में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लोग दवा कराते हैं ये नहीं देख करके कि वो दवा कौन सी ली है, वो ये देखते हैं वो कितने की दवा ली है, उनको ये देख करके असर होता है। तो ऐसे में लोगों के प्रति जन औषधि दवाइयाँ यानी जेनेरिक मेडिसिन के बीच में जागरूकता बढ़ाने के लिए, विश्वास पैदा करने के लिए मनाया जाता है। अच्छा, 1 से 7 मार्च के बीच में जन औषधि सप्ताह यानी जेनेरिक वीक भी मनाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इस बार की इसकी थीम रखी गई है जन औषधि, सेवा भी, रोजगार भी। अगला देखते हैं, अगला है हाल ही में कहाँ पर 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव आयोजित हुआ? तो अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 2 दिवसीय गुड़ महोत्सव आयोजित किया गया है। गुड़ यानी जैगरी। तो राज्य गुड़ महोत्सव 2021 का आयोजन किया गया यूपी की राजधानी लखनऊ में। कब आयोजित किया गया? 6 और 7 मार्च को ये आयोजित किया गया है। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान के जुपिटर हॉल में ये आयोजित हुआ है। ओके, देखिए गुड़ महोत्सव क्यों आयोजित किया गया है? जिससे जो गन्ना के जो किसान हैं, ठीक है, गन्ना के जो किसान हैं यानी गुड़ उत्पादक जो किसान हैं, वो अपने गुड़ में और अधिक क्वालिटी ला सकें। गुड़ की क्या क्या वैरायटी होती है या फिर गुड़ से क्या क्या प्रोडक्ट्स और बनाए जा सकते हैं, तो इसके प्रति किसानों को अवेयर करने के लिए ये महोत्सव मनाया जाता है। ओके, अगला देखते हैं, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने टेक भारत 2021 समिट का उद्घाटन किया? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी ने दोस्तों टेक भारत 2021 समिट का उद्घाटन किया है। टेक भारत 2021 6 मार्च को इसका उद्घाटन किया गया। इस बार इसका सेकंड संस्करण था, सेकंड एडिशन था। ये लघु उद्योग भारती और IMS फाउंडेशन के साथ मिलकर के हेल्थ टेक और एडुटेक इन दोनों क्षेत्रों को एक साथ लाने के लिए ये आयोजित किया गया था। देखिए टेक भारत 2021 इसको आयोजित करने का मेन पर्पज ये है दोस्तों कि इंडिया को डिजिटल बनाने में और ज़्यादा बढ़ावा देना। ओके, अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत और किस देश के बीच मैत्री सेतु का उद्घाटन किया? तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भारत और बांग्लादेश के बीच आज यानी 9 मार्च को मैत्री सेतु का उद्घाटन करेंगे। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये ब्रिज बन रहा है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। कहाँ पर बना हुआ है? ये फेनी नदी पर बना है। किस नदी पर? फेनी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, ये ब्रिज दक्षिण त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से ये जोड़ता है। ध्यान रखिएगा, दक्षिण त्रिपुरा को बांग्लादेश के रामगढ़ से ये जोड़ेगा, कनेक्ट करेगा। इसका निर्माण कार्य तो 2017 में शुरू हो गया था, लेकिन अब जाकर के ये कंप्लीट हुआ है। लंबाई की अगर बात करें तो टोटल लंबाई इसकी 1.9 किलोमीटर, कितना? 1.9 किलोमीटर। तो बांग्लादेश के चटगांव बंदरगाह जाना अब आसान हो जाएगा इस ब्रिज के जरिए। चलिए अगला देखते हैं, फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष और COO कौन बनी? तो दोस्तों नौरीन हसन बन गई हैं फेडरल रिजर्व बैंक की प्रथम उपाध्यक्ष और COO यानी चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर। इमेज में जो आपको दिख रही हैं यही है नौरीन हसन। तो इनको अभी हाल ही में फेडरल रिजर्व बैंक का पहला उपाध्यक्ष बनाया गया है।
फेडरल रिजर्व बैंक, ये दोस्तों अमेरिका की एक बैंक है, न्यूयॉर्क में स्थित है ये, और इसने अपने पहला उपाध्यक्ष इनको चुना हुआ है। फेडरल रिजर्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं जेरोम पावेल। कौन है? जेरोम पावेल। इसकी स्थापना हुई थी 1913 में। नौरीन हसन, क्योंकि ये भारतीय मूल की हैं इस वजह से ये चर्चे में आई हैं, तो इनको पहला उपाध्यक्ष बनाया गया है। अगला देखते हैं, भारत की स्वतंत्रता के 75वें साल के अभिनंदन में सरकार ने कितने सदस्यीय पैनल का गठन किया है? तो दोस्तों अभी हाल ही में भारत सरकार ने 259 सदस्यों का एक पैनल का गठन किया है, एक कमेटी का गठन किया है। किस लिए? आज़ादी के 75वें साल के अभिनंदन में, 75वें साल के स्वागत में। आज़ादी का 75वां साल कब कंप्लीट हो रहा है? तो ये दोस्तों कंप्लीट हो रहा है 2022 को। आज़ादी के 75 साल हो जाएंगे 2022 में। तो 2022 में 15 अगस्त के 75 सप्ताह पहले, ध्यान रखिएगा, 2022 में 75वां साल पूरा हो रहा है, और इसके 75 वीक पहले यानी अभी 12 मार्च को, 75 वीक पहले 12 मार्च को एक कमेटी डिसाइड कर दी गई है। इस कमेटी का काम क्या होगा? इस कमेटी का काम ये होगा कि 2022 आते आते यानी आज़ादी के 75वें वर्ष आते आते भारत को एक बहुत तेज़ी के साथ विकसित दिशा में बढ़ाना। ठीक है, भारत को जो भी उसकी पॉलिसीज़ हैं, जो भी कमियां रह गई हैं, उनको सुधार करना और सशक्त बनाना। ठीक है, आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ तक। अब ये 12 मार्च को क्यों चुना गया? क्योंकि दोस्तों 12 मार्च के दिन ही महात्मा गांधी जी 12 मार्च 1930 को दांडी यात्रा किए थे, और दांडी यात्रा करके वो नमक कानून को तोड़े थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 के बीच में गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। दांडी नामक स्थान पर जाकर के नमक कानून उन्होंने तोड़ा था। तो 12 मार्च इस वजह से डेट चुना गया है, और आज़ादी के 75वें वर्ष से 75 वीक पहले ये शुरू किया जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये जो कमेटी है इसकी अध्यक्षता कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और इस कमेटी में सदस्य जो हैं इसमें कोई ज़रूरी नहीं है केवल सरकार के सदस्य होंगे। इसमें सरकार, विपक्ष और जो बड़े बड़े नेता हैं, जो पूर्व राष्ट्रपति हैं, जज हैं, ठीक है, बड़े बड़े जितने भी थिंक टैंक हैं, सबको शामिल किया गया है। यहाँ पर कुछ नाम मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, जैसे भारत की पहली और पूर्व महिला राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी, भारत के मुख्य न्यायाधीश S.A. बोबड़े, NS से अजीत डोभाल जी, 28 राज्यों के मुख्यमंत्री, लता मंगेशकर जी, और इनके जैसे और भी कलाकार, नोबेल प्राइज विनर्स अमर्त्य सेन, ठीक है, भाजपा नेता लालकृष्ण आडवाणी, और भी बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, ये सभी शामिल किए गए हैं। ऐसे 259 सदस्यों की ये कमेटी है जिसका गठन किया गया है। ठीक है, एक हाई लेवल की नेशनल कमेटी का गठन किया गया है। क्लियर? चलिए अगला देखते हैं, किस भारतीय रेलवे जोन ने मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली विकसित की? तो अभी हाल ही में पश्चिम रेलवे ने, वेस्टर्न रेलवे ने दोस्तों मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार प्रणाली यानी MTRC स्थापित की है। देखिए MTRC क्या होता है? MTRC दोस्तों होता ये है कि जब ट्रेन होता है, ट्रेन में सामने चालक होता है, लोको पायलट होता है, और लास्ट में गार्ड होता है। इन दोनों को रेगुलर कम्युनिकेट करना होता है आपस में, जिससे पीछे से कौन सी ट्रेन आ रही है, या पीछे रास्ता क्लियर है या नहीं, आगे क्या सिग्नल है, पीछे क्या सिग्नल है, सब कुछ आपस में कम्युनिकेट करते रहते हैं एक प्रकार से। तो इनके बीच में अगर थोड़ा सा भी डिले होगा तो क्योंकि वो ट्रेन है तो वो तो रुकेगी नहीं अगर स्पीड में चल रही है, तो अगर थोड़ा सा भी डिले होता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, एक्सीडेंट का खतरा बढ़ जाता है। तो ऐसे में ये जो MTRC प्रणाली है, ये जो मोबाइल ट्रेन रेडियो संचार रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है, इसके थ्रू 300 मिलीसेकंड में ही कनेक्शन प्रोवाइड हो जाएगा, यानी एक दूसरे को से कनेक्शन बन जाएगा, कनेक्ट हो जाएंगे और अपना कम्युनिकेशन कर सकेंगे। तो ऐसे में क्विक कनेक्शन के लिए, तुरंत तेजी से कनेक्शन के लिए ये स्थापित की गई है प्रणाली। ये ठीक उसी प्रकार से है जिस प्रकार से दोस्तों जो ATC टावर होते हैं, ATC टावर यानी कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर जो होते हैं, ATC आप लोग जानते हैं ना, जैसे हवाई जहाज को जब लैंड कराना होता है तो ATC टावर्स की सहायता ली जाती है। ठीक है, उन्हीं के थ्रू लैंड कराया जाता है जहाज़ों को। तो उसमें भी तेज़ी से कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी होता है। अगर सही समय पर सही कम्युनिकेशन नहीं हो पाया तो जहाज़ लैंड नहीं हो पाएगा और एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए ये MTRC प्रणाली शुरू किया गया है। अब आया है इंडियन रेलवे, बहुत दिनों के बाद आया है। चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। देखिए दोस्तों, 16 अप्रैल 1853 ये वो दिन था जब भारत में पहली बार ट्रेन चलाई गई। 16 अप्रैल 1853 को चलाई गई थी। लॉर्ड डलहौजी का शासनकाल था।
मुंबई से ठाणे के बीच में चलाई गई थी। 34 किलोमीटर की वो दूरी थी और ट्रेन का नाम था ब्लैक ब्यूटी। क्या नाम था? ब्लैक ब्यूटी नाम था। अच्छा, जब 16 अप्रैल को पहली बार चलाई गई, इस वजह से 16 अप्रैल को दोस्तों मनाया जाने लगा रेलवे दिवस। भारतीय रेलवे दिवस कब मनाया जाता है? 16 अप्रैल को मनाया जाता है। फिर आता है 1890 का दिन। 1890 का दिन में दोस्तों 1890 को भारतीय रेलवे एक्ट लाया गया। फिर 1905 आता है। 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ था, ठीक है, लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में, उसी टाइम पर 1905 में दोस्तों भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन हुआ। ध्यान रखिएगा, भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन 1905 में हुआ। उसके बाद 1925 आता है। 1925 में क्या हुआ? भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई। क्या चलाई गई? भारत में पहली बार इलेक्ट्रिक ट्रेन चलाई गई 1925 में। क्लियर? अगर मेट्रो ट्रेन के बारे में बात करें तो मेट्रो रेलवे दोस्तों 1984 में शुरू हुआ था, आप सभी को पता है, कोलकाता मेट्रो। फिर 2002 में दिल्ली मेट्रो चलाई गई। इसके बाद फिर अब 2018 में आपको पता है वंदे भारत एक्सप्रेस चलाई गई। तो ये ट्रेन का कुछ अपग्रेडेशन है, इसको आपको बार बार रिवाइज करते रहना है। वैसे जब भी आता है मैं आपको सीरियल वाइज ऐसे ही रिवाइज करा देता हूँ, तो आपको याद हो ही जाता होगा। अगला देखते हैं, मुथूट ग्रुप के अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक कौन थे जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया? तो दोस्तों एमजी जॉर्ज मुथूट, इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है, जो आपको इमेज में दिख रहे हैं। ये मुथूट ग्रुप के अध्यक्ष थे और पूर्णकालिक निदेशक थे। तो इनका अभी हाल ही में निधन हुआ है। मुथूट ग्रुप क्या है? मुथूट ग्रुप दोस्तों एक कंपनी है, एक संस्था है जो कि पावर हाउसेस के निर्माण में काम आती है। ठीक है, तो इसके ये अध्यक्ष थे एमजी जॉर्ज मुथूट। तो इनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। क्लियर? तो बस दोस्तों आज के दिन के करंट अफेयर के क्वेश्चन में रखते हैं बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, डेली वीडियोज का नोटिफिकेशन पाइए। अभी कल फरवरी मंथ का सेकंड पार्ट भी अपलोड हो गया है, तो दोनों पार्ट की वीडियो देख लीजिए फरवरी मंथ की, और दोनों का क्विज भी लाइव हो गया, तो आप लोग दोनों की क्विज भी जाकर के सॉल्व कर लीजिए एप्लीकेशन पर। ठीक है, पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी। आज बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, त्रिपुरा हाईकोर्ट के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? बाकी के ऑप्शन में भी कुछ मुख्य न्यायाधीश के नाम रखे गए हैं, उनके बारे में भी आपको बता देना है। हाल ही में किस राज्य या यूनियन टेरिटरी ने कार्बन वॉच ऐप लॉन्च किया है? दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। देखिए, अगर आप डिटेल में आंसर करते हो तो आपके आंसर को देख करके बहुत से लोगों का फायदा होता है, तो आप लोग प्लीज़ डिटेल में जरूर आंसर किया करो। और हाँ दोस्तों, एक और सूचना देनी है आपको, ये जो 30% का ऑफर चल रहा था दोस्तों, इस पर कुछ स्टूडेंट का कहना था कल कि उनको मिल नहीं पा रहा था डिस्काउंट, तो इस वजह से ये डिस्काउंट बढ़ा दिया गया है आज के लिए। तो आप लोग आज भी कूपन कोड डालिएगा, और आज के लिए भी ये चालू कर दिया गया है। तो जिन लोगों ने अभी तक ई बुक नहीं परचेज किया है, जाइए परचेज कर लीजिए, 30% का डिस्काउंट है। अगर आपकी मोबाइल में, आपके एप्लीकेशन में डिस्काउंट कोड का ऑप्शन नहीं आ रहा है, तो आप लोग दोस्तों अपने ऐप को अपडेट कर लीजिए। ठीक है, चलिए बस रखते हैं इतना ही वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।